चलिए देखिए, चैप्टर अपना विलियन, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का और इसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है विलियन के अणु संख्या गुणधर्म। विलियन के अणु संख्या गुणधर्म बड़ा सिंपल और इजी क्वेश्चन ये बनता है और बहुत आसानी से हम इसको समझ भी सकते हैं। हम जानते हैं कि विलियन अर्थात क्या होता है, विलय और विलायक का मिश्रण। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और वो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं तो जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसको हम विलय कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो विलियन का निर्माण होता है। विलियन प्रकृति के अनुसार द्विअंगी भी हो सकता है, त्रिअंगी भी हो सकता है। द्विअंगी विलियन उस विलियन को कहते हैं जिसमें केवल दो भाग होते हैं, एक विलय और एक विलायक। एक विलय और एक विलायक, तो अपन ने बोला द्विअंगी विलियन। अब जब द्विअंगी विलियन की बात कर रहे हैं तो एग्जांपल हमारे सामने आता है नमक का पानी में विलियन, शक्कर का पानी में विलियन। कितने भाग हैं इनके? दो भाग हैं, एक विलय है और दूसरा विलायक है। किंतु यदि अगर अपन ऐसा करते हैं कि हम पानी ले, पानी में हमने एक चम्मच नमक भी घोला और एक चम्मच शक्कर भी घोली, कौन घुलेगा? नमक घुलेगा कि शक्कर घुलेगी? पानी में कौन घुलेगा? हमने एक चम्मच नमक भी डाल दिया, एक चम्मच शक्कर भी डाल दी और हिला रहे हैं उसको, तो कौन घुलेगा दो में से? नमक जल्दी। मैं जल्दी या देरी की नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं कौन घुलेगा? दोनों घुलेंगे। ना विलय कितने हो गए? दो, और विलायक त्रिअंगी विलयन। क्या होगा ये? त्रिअंगी विलयन। दूध में हमने शक्कर को मिलाया तो एक द्विअंगी का उदाहरण है कि त्रिअंगी का उदाहरण है? दूध में अगर अपन शक्कर को मिला रहे हैं तो द्विअंगी विलयन है, त्रिअंगी विलयन है? अपने को लग रहा है कि द्विअंगी विलयन, लेकिन अपन दूध वाले को इतना शरीफ मत समझो, उसने दूध में पानी भी मिलाया होगा। तो जो शक्कर घुल रही है वो दूध में घुल रही है और साथ में पानी में भी घुल रही है। ये भी किसका एग्जाम्पल बन जाता है इस प्रकार से अगर अपन सोचे समझने के लिए तो त्रिअंगी विलयन का उदाहरण बन जाता है। ठीक, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं विलयन के अणु संख्या गुणधर्म। बड़ा प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है, विलयन के अणु संख्या गुणधर्मों से क्या तात्पर्य है, ये कितने प्रकार के होते हैं? विलयन के अणु संख्या गुणधर्मों से क्या तात्पर्य है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो विलयन के अणु संख्या गुणधर्म, प्रश्न में उत्तर है विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, या ग्राम अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। एक लाइन में डेफिनेशन होगी, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के अणु या मोल या ग्राम अणु, जो भी अपन कहना चाहें, उनकी संख्या पर निर्भर है। उनकी संख्या पर, जैसा अपन जानते हैं हमारी मार्कशीट जो रहती है वो नंबरों पर निर्भर रहती है। जो हमारा डिवीजन बनता है वो उसके अंदर आए हुए नंबरों पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर। कम नंबर है तो अपन बोलते हैं थर्ड डिवीजन, ज्यादा नंबर है तो हम बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन। तो उसी प्रकार विलयन के गुणधर्म किस पर डिपेंड कर रहे हैं? अणुओं पर, विलय के अणु, विलय के कण जो हमने उसमें घोले हुए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विलयन के अणु संख्या गुणधर्म की डेफिनेशन तो अपने को समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं ये चार पॉइंट, ये चारों पॉइंट मिलाकर के हमारा पूरा चैप्टर कवर करता है। हमारे चैप्टर में, पूरे विलयन वाले चैप्टर में इन चार चीजों को हमको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये चारों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? विलयन के अणु संख्या गुणधर्मों का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला गुणधर्म हमारा क्या बना? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जब तक अपन वाष्प दाब नहीं समझेंगे, जब तक हमको आपेक्षिक अवनमन समझ में नहीं आएगा। अभी अपन केवल पॉइंट ध्यान रखो कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक प्रकार का अणु संख्या गुणधर्म है। फिर क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ जाना, और क्वथनांक यानी वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है, उस ताप को अपन क्या बोलते हैं? वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव जम जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, हिमांक का अवनमन। अवनमन यानी कम हो जाना, उन्नयन यानी बढ़ जाना, और अवनमन यानी कम हो जाना। और विलयन का परासरण, विलयन का। तो चार प्रकार के गुणधर्म है। इन चारों प्रकार के गुणधर्म
गुणधर्मों को मिला करके हमने क्या बोला, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। कि विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, तो हमने बता दिया, विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा वाष्प दाब का आपेक्षिक, दूसरा हमने देखा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हमने देखा हिमांक का अवनमन। क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन का क्या मतलब हुआ? बढ़ना, और अवनमन का क्या मतलब हुआ? घट जाना। क्वथनांक का घट जाना। और चौथे पॉइंट पर हमने देखा, उसको अपन ने बोला विलयन का परासरण दाब। अब हम देखते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पहला वाला पॉइंट हम देखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इस आपेक्षिक अवनमन के लिए हम एक डायग्राम यहाँ पर देखेंगे अभी। ये एक डायग्राम हमारे सामने है। 2 पात्र हमको दिखलाई दे रहे हैं। एक पात्र में हमने केवल जल लिया हुआ है, वाटर है इसमें केवल, और दूसरे में वाटर के साथ में कोई विलेय पदार्थ भी है जो पिंक रेड कलर के डॉट के रूप में अपने को दिखलाई दे रहा है। ठीक है, ये 2 कंडीशन हमको यहाँ पर दिखलाई दे रही है। या इसी प्रकार से ये एक और डायग्राम हम देख सकते हैं जिसमें भी हमको ये चीजें दिखलाई। ये डायग्राम देखिए, ये शुद्ध जल इसमें लिया हुआ है और इसमें हम देख रहे हैं ये विलयन है। दोनों में अंतर देखते जाइए। ये शुद्ध जल है, ये शुद्ध जल है। तो शुद्ध जल है कैसे पता चल रहा? केवल विलायक है या शुद्ध जल है। एक ही प्रकार के अणु ऊपर वाष्प के रूप में दिखलाई दे रहे हैं बर्तन में, और दूसरे वाले में हम देख रहे हैं एक ही प्रकार के अणु है और नीचे काले कलर के अलग है डॉट्स। तो ये जो डॉट्स है ब्लैक कलर के, ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? विलय को, यानी ये विलयन है, ये विलयन है, और हम देख रहे हैं ये विलायक है। ये जब विलायक में हमने विलय को डाला तो ये बन गया, विलयन बन गया। तो दोनों कंडीशन में देखो, यहां वाष्प ज्यादा है या यहां वाष्प ज्यादा है? पहले वाले में ज्यादा है या दूसरे वाले में ज्यादा है? पहले वाले में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ऊपर की पूरी सतह एक ही प्रकार के शुद्ध विलायक के अणुओं से बनी हुई है जो वाष्पित हो रहे हैं। लेकिन दूसरे वाले में हम देख रहे हैं कंपटीशन हो गई, विलायक के साथ साथ विलय भी आ गया, विलायक के साथ साथ विलय भी आ गया। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए अपन देखें कि आपके स्कूलों में को एजुकेशन है, गर्ल्स भी पढ़ती है और बॉयज भी पढ़ती है, रेंडमली 10 बच्चों को बाहर किया जाएगा तो हम देखेंगे कि उनमें गर्ल्स रहेगी कि बॉयज रहेंगे? दोनों रहेंगे। लेकिन अपन जानते हैं वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। रेंडमली क्लास के 10 बच्चों को निकाला तो केवल कौन निकल करके बाहर आएगी? गर्ल्स निकल करके आएगी, केवल गर्ल्स निकल करके आएगी, एक ही प्रकार के। लेकिन दूसरे में अपन देख रहे हैं गर्ल्स आती है और बॉयज टेबल पे ही बैठे रहते हैं, वो नहीं आते। तो आने वाले, बाहर आने वाले, टीचर ने तो कह दिया कि आगे के 10 बच्चे बाहर आ जाओ। अब उनमें से बाहर निकल करके कौन जा रही है? केवल गर्ल्स जा रही है। तो जो बॉयज है वो बैठे हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे बाहर निकलने वाले अणुओं की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। बात को समझ जाओ कि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए जिन सबको गर्मी लगी वो सब इवोपरेट हो गए, वाष्प में परिवर्तित हो गए। लेकिन दूसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं इनकी वाष्प बनती है और ये ढीठ है ना। यूं मत सोचना कि बॉयज ढीठ है, ये तो खाली उदाहरण देखा था। ये अवाष्पशील है, इनकी वाष्प नहीं बनती, नॉन वोलेटाइल। इसकी वाष्प, सोचो अपन जानते हैं पानी को अगर अपन ने कटोरी में रख दिया और ज्यादा गर्मी नहीं है तो भी पानी उड़ गया, पेट्रोल और जल्दी उड़ गया, इन्हें ज्यादा वाष्पशील। पानी भी वाष्पशील, लेकिन नमक कटोरी में रख दिया 8 दिन बाद भी नमक दिखेगा, अवाष्पशील, नॉन वोलेटाइल। ऐसा पदार्थ जिसकी वाष्प, शक्कर का डब्बा खुला रहेगा तो ऐसा नहीं कि शाम तक आधा डब्बा शक्कर खत्म हो जाए, अवाष्पशील। इनकी वाष्प, तो हमने इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया, ये शुद्ध विलायक है, और इसमें क्या मिलाया? शब्द में उत्तर दिया हुआ है अवाष्पशील, जिसकी वाष्प। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि केवल शुद्ध विलायक था जो वाष्पशील था। अब उसमें अगर अपन ने अवाष्पशील विलय को मिला दिया तो ऊपरी सतह से वाष्प केवल किसकी बनेगी? वाष्पशील पदार्थ की।
जिसकी वाष्प नहीं बनती, जिसको अपन ने अवाष्पशील विलेय बोला है, उसकी वाष्प नहीं बनेगी। फलस्वरूप वाष्प की मात्रा में क्या हो गई? कमी। कमी को ही अपन ने क्या बोला? अवनमन बोला। इस होने वाली कमी को ही हमने क्या नाम दिया हुआ है? अवनमन नाम दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट जो अपना था वो पॉइंट इसी से रिलेटेड था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अर्थात जैसे ही हम विलयन बनाने के लिए किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाते हैं, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। विलयन के प्रश्न अपना चल रहा है बेटे, विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म। विलयन के, तो विलयन में तो दो भाग होते हैं, एक विलायक है और दूसरा, और विलय हमने कौन सा मिला दिया? अवाष्पशील मिला दिया। तो वाष्प दाब, जितनी वाष्प बनना चाहिए थी वो क्या हो गई? कम हो गई। अभी अपन समझेंगे बेटे, वाष्प दाब भी अपने आप में एक अलग शब्द है। अभी अपन समझने के लिए एक साधारण दृष्टिकोण अपना रहे हैं। अभी अपन उस डेफिनेशन पर जा ही नहीं रहे कि वाष्प दाब क्या होता है। अभी तो अपन खाली ये देख रहे हैं, वाष्प से वाष्प दाब न लेते हुए अपन ने शब्द कौन सा ले लिया? केवल वाष्प ले लिया अपन ने। तो हम देख रहे हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अगर विलायक था तो वाष्प कम थी, और अगर अपन ने वाष्प ज्यादा थी और अगर अपन ने विलयन बना दिया तो वाष्प कम हो गई। क्यों हो गई कम बेटे? पीछे आप बतलाइए। उसमें विलय मिला दिया तो क्या हुआ? विलय मिला दिया हमने तो नहीं, कम क्यों हो गई? उसके पीछे कारण क्या लगा? कुछ तो कारण लगा होगा ना उसके पीछे भी। ये डायग्राम अभी अपन ने देखा था, और दूसरा हमने ये डायग्राम देखा था। जो कारण है हमको समझ में आ रहा है, यही कारण है। यहाँ पर ये वेपोराइज हो रहा है तो इसकी वाष्प भी बन रही है, इसकी भी बन रही है, इसकी भी बन रही है, यहाँ केवल इनकी बन रही है, इनकी। इसलिए वाष्प की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। वाष्प की मात्रा कम हो गई। तो अभी अपन ने देखा कि अगर अपन किसी विलायक को विलयन में बदल देते हैं, विलायक को, तो विलयन में वाष्प की मात्रा कम बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि ऊपरी की सतह पर कंपटीशन हो गई। विलय भी है और विलायक भी है, और वाष्प केवल किसकी बन रही है? विलायक की। क्योंकि विलय कौन सा है? अवाष्पशील। शब्द ध्यान रखना बेटे, इस चैप्टर का मुख्य शब्द है अवाष्पशील। अवाष्पशील होता है तभी हमारा यहाँ पर इस चैप्टर के अपन अधिकांश क्वेश्चनों की थीम को हम समझेंगे और उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटे, एक पॉइंट हमने ये देखा, दो कंडीशन हमारे सामने है, एक को अपन ने ए बोला और दूसरे को हमने बी बोला। ए वाली कंडीशन में हमने देखा वाष्प ज्यादा है, वाष्प ज्यादा है। अब हमने क्या काम किया? हमने इस वाले बर्तन को ढक दिया, इस बर्तन को ढक दिया, जिसके अंदर केवल कौन है? विलायक है, ढक दिया। अब अपन जानते हैं वाष्प बाहर नहीं निकलेगी, वाष्प बाहर नहीं निकलेगी, वाष्प बाहर नहीं निकलेगी। नीचे लिक्विड है और ऊपर वेपर है, वेपर यानी कि गैस है, गैस या वेपर। वाष्प बन गई ऊपर, नीचे लिक्विड है। जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है बर्तन, वैसे वैसे वो लिक्विड काय में कन्वर्ट होता जा रहा है। इस प्रक्रिया को अपन ने बोला वाष्पन। क्या बोला अपन ने? पानी कहाँ रहता है बर्तन में? नीचे। ऊपर क्या ढक दिया अपन ने? प्लेट। बर्तन को क्या कर रहे हैं हम? गर्म। तो पानी काय से काय में परिवर्तित हो रहा है? कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था में? द्रव से गैस में, द्रव से गैस में, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रक्रिया को हमने बोला वाष्पन, इवापोरेशन। वाष्पन या इवापोरेशन। अब आप सभी लोगों का अनुभव है, अगर एक बर्तन है और बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, ऊपर से प्लेट ढकी हुई है, प्लेट को उठा करके देखेंगे तो प्लेट में से नीचे क्या टपकेगा? भाप। पानी कहां से आ गया? पानी तो कहां था? बर्तन में। देखो चित्र आपके सामने है, पानी कहां था? बर्तन में, नीचे था। और नीचे से ऊपर आने के लिए पानी को काय में बदलना पड़ा? वाष्प में कन्वर्ट होना पड़ा। लेकिन अपन प्लेट उठा करके तिरछी कर रहे हैं तो उसमें से भाप नहीं गिरी, पानी गिरा। पानी कहां से आ गया? पानी तो नीचे था। तो वाष्प से कैसे आ गया?
फिर से कन्वर्शन हो गया वाष्प का द्रव में, वाष्प का। हम देख रहे हैं बेटे 2 बार यहाँ पर कन्वर्शन हो रहा है, एक बार यहाँ कन्वर्शन हो रहा है और दूसरी बार यहाँ कन्वर्शन हो रहा है। नीचे से जो घटना घटित हुई थी उसको हमने बोला वाष्पन, और ऊपर जो घटना कंप्लीट हो रही है उसको बोलेंगे कंडेंसेशन या संघनन। 2 घटनाएं एक साथ चल रही है, एक को हमने वाष्पन बोला और दूसरे को हमने संघनन बोला। अब ध्यान से सोचिए, अगर हमारे पास में एक बर्तन है जिसमें अपन पानी को गर्म कर रहे हैं, अभी अपना बर्तन गर्म होना शुरू हुआ है, तो बर्तन के अंदर पानी है या वाष्प है? बर्तन के अंदर पानी है या वाष्प है? केवल पानी है, अभी वाष्प नहीं। ये बोल सकते हैं कि वाष्प की मात्रा पानी की तुलना में बहुत कम है। थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे कि पानी गर्म होना शुरू हुआ, पानी गर्म होना शुरू हुआ। जब पानी गर्म होना शुरू हुआ तो पानी कन्वर्ट होना शुरू हो गया काय में? वाष्प में। नीचे से हम देख रहे हैं कि ये जल के अणु धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। नीचे से जल के अणु धीरे धीरे वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू हो गए और इस घटना को अपन ने क्या नाम दे दिया? वाष्पन नाम दे दिया। लेकिन जैसे ही वाष्प बनना शुरू हुई, ये जो ऊपर की हमारी लीड थी, यहाँ पर जाकर के वाष्प के अणु टकरा रहे हैं और टकराने के बाद में फिर हम देख रहे हैं कि वो नीचे की तरफ एक और प्रक्रिया चालू कर रहे हैं जिसको हमने संघनन नाम दिया। तो दिमाग से सोच के बतलाओ, वाष्पन ज्यादा हो रहा है कि संघनन ज्यादा हो रहा है? ध्यान से सोचना है और बोलना है, हर पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। वाष्पन ज्यादा हो रहा है या संघनन ज्यादा हो रहा है? शुरू में क्या शुरू हुआ था गर्म होते से ही बर्तन के? संघनन बाद में हुआ, या हो रहा हो तो बहुत हल्की मात्रा में, लेकिन बाद में हम देख रहे हैं जितना वाष्पन हो रहा है उतना का उतना संघनन हो रहा है, जितना वाष्पन हो रहा है उतना का उतना संघनन हो रहा है। इस अवस्था को बोलते हैं, 11th में आप पढ़ करके आए हैं, रासायनिक साम्यावस्था। क्या बोलेंगे इसको? साम्यावस्था। साम्यावस्था यानी कि ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चालू हो गई, बराबर स्पीड वाली। नीचे से ऊपर वाष्प जा रही है और ऊपर से नीचे, जितने अणु नीचे से ऊपर जा रहे हैं उतने ही अणु ऊपर से नीचे आते हैं। इस अवस्था को हमने क्या बोला? साम्यावस्था। सोचिए इस पात्र के अंदर साम्यावस्था है तो यहाँ नीचे तो वाष्पन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ ऊपर क्या हो रहा है? संघनन। कोई बोलेगा अच्छा चलो बताओ यहाँ बीच में क्या है? नीचे वाष्पन, ऊपर संघनन, बीच में क्या हो रहा है? बीच में क्या है? वाष्प है। बीच में क्या है? वाष्प है। कौन सी वाष्प है? जो नीचे से ऊपर आ रही है। नीचे बनी, कहां पर आई? ऊपर। अब और कहां जाना है उनको? ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर से पात्र कैसा है हमारा? बंद है, ढका हुआ है, तो उससे जाकर के क्या होगी? वो टकराएगी। टकराएगी तो उस बर्तन के, उस ऊपर के प्लेट के ऊपर टेम्परेचर क्या है? कम है, ठंडा है। उस ठंडक के कारण उसका क्या हो गया? संघनन हो गया। क्या हो गया? अपन जानते हैं ना बेटा, मानसून बारिश होती है, गर्मी में यही तो पानी ऊपर उड़ के गया था, यानी वाष्पन हुआ। अब क्या हो रहा है? वहां पे संघनन हो रहा है। तो वही बारिश के रूप में कहाँ आ रहा है? कोई ऊपर वाले ने टंकी बना करके थोड़ी रखी हुई है, कोई कि नल खोल दिया, शावर चालू कर दिया। पहले वाष्पन हुआ, बाद में संघनन हुआ। तो हम देख रहे हैं कि वाष्पन और संघनन दोनों की दर बराबर होगी, और इस दर बराबर होने को हमने क्या नाम दिया? इस पोजीशन में 2 घटनाएं जो चल रही है, नीचे क्या चल रही है? वाष्पन। ऊपर क्या चल रही है? संघनन चल रही है। लेकिन बीच में क्या है? वाष्प है। ये वाष्प क्या करेगी? नीचे वाले द्रव के ऊपर एक प्रेशर डालेगी। क्या करेगी? अपन जानते हैं ना, ट्रेन की टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन गए, लाइन में लग गए, हमारा नंबर 10वां है, सबसे पहले हमको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 10वें भी मिलेगी। पहले किसको मिली है? जो आगे था, जो आगे था उसको टिकट मिल गई, नीचे वाले को भी टिकट मिलना बाकी है। और अगर वहां पे कोई झगड़ा हो गया या डिस्प्यूट हो गया, खिड़की बंद हो गई, तो पहले 1 मिनट में 1 टिकट मिल रही थी, अब हमको क्या 10 मिनट में टिकट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आगे वाली घटना कुछ इंटरप्ट हो गई।
वहां अगर काम चलता रहता तो हम 10 मिनट में कहाँ पहुंच जाते, आगे ही आगे टिकट विंडो से जाकर के हम टिकट को परचेस कर लेते। लेकिन आगे क्या हो गई, दिक्कत हो गई, या 2 4 8 10 गुंडे बदमाश आगे बीच में लग गए लाइन में, हमें क्षमता नहीं उनसे लड़ने की, और वो हमको धक्का कहाँ लगा रहे हैं, पीछे, तो हम और कहाँ जाते जा रहे हैं, पीछे। ये वाष्प के अणु सब गुंडे बदमाश, ये क्या कर रहे हैं, ये सब पानी की सरफेस, विलायक की सरफेस के ऊपर एक दबाव डाल रहे हैं, एक जिसके कारण ये आजाद होना चाहते बेचारे कि वाटर से काय में कन्वर्ट हो जाए। नीचे से वाटर गर्म हो रहा है तो काय में कन्वर्ट होना उसको, लेकिन ऊपर से वेपर ने क्या करा, उसको ऊपर प्रेशर डाला, जिसके कारण ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, नहीं, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी आगे अपन फिर से इसकी स्टडी करेंगे। तो हमने देखा इस बंद पात्र के अंदर दो प्रकार की, इस बंद पात्र के अंदर हमने देखा 2 प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। एक घटना हमने देखा वाष्पन की थी और दूसरी घटना हमने देखी संघनन की है। यहाँ पर द्रव के अणु वाष्प में बन रहे हैं और यहाँ पर वाष्प के अणु हम देख रहे हैं कि द्रव में बन रहे हैं, और बीच में हम देख रहे हैं वेपर है। और इस वेपर ने क्या करा बेटे, इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डाला। किसने प्रेशर डाला, वेपर ने डाला। क्यों डाला, क्योंकि ऊपर से पात्र क्या था, ढका हुआ था, बंद था। जब पात्र बंद था तो वेपर ने एक प्रेशर डाला और अवस्था को हमने बताया था, कौन सी अवस्था थी, साम्य अवस्था। किस कंडीशन को बोलेंगे, जब ये दोनों बरोबर चले, दोनों यानी नीचे से क्या हुआ था, वाष्पन, और ऊपर से क्या हुआ था, संघनन। दोनों की दरें क्या हो गई, बराबर हो गई। जब दोनों की दरें बराबर हो गई है तो हमने उस अवस्था को बोला साम्यावस्था। पॉइंट बन करके आता है, इस साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था अपने को समझ में आ गई, इस साम्यावस्था की स्थिति में द्रव के द्वारा, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित किया जाता है उसी दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। साम्यावस्था होना चाहिए। शुरू में केवल विलायक है, वाष्प नहीं है। गर्म करना चालू किया तो विलायक से क्या बनना शुरू हुई, वाष्प बनना चालू हुई। तो ऊपर ही ऊपर बंद पात्र है तो ऊपर प्लेट पर जाकर के वाष्प टकरा करके काय में कन्वर्ट हो रही है, वापस द्रव में कन्वर्ट हो रही है। वाष्पन और संघनन, शुरू में वाष्पन ज्यादा है और संघनन कम है। पात्र में शुरू में क्या कौन सी घटना हो रही है, वाष्पन ज्यादा और संघनन कम, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं वाष्पन की दर बढ़ती जा रही है और साथ में ऊपर संघनन की दर भी बढ़ती जा रही है। कंडीशन वो हो गई कि दोनों दर बराबर हो गई। बराबर हो गई ना, वाष्प की मात्रा फिक्स होगी। जितना वाष्प ऊपर द्रव में कन्वर्ट होगा उतना नीचे से द्रव काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। बोला हमने साम्यावस्था। इस साम्यावस्था की कंडीशन में जितनी वाष्प पात्र के अंदर घिरी हुई थी उसने द्रव की सतह के ऊपर जो दबाव डाला उस दबाव को क्या बोला, वाष्प दाब अपन ने कहा। अब जब अपन बोल रहे हैं कि वाष्प दाब अपने को समझ में आ गया तो फिर से बेटा अपन वहीं पर चलते हैं और देखते हैं डायग्राम में। ये हमारा पहला डायग्राम था, ये दूसरा डायग्राम था, ठीक है। पहला वाला डायग्राम किसको प्रदर्शित कर रहा था, विलायक को, क्योंकि इसमें कोई भी विलय नहीं है। तो बोल सकता अपन शुद्ध विलायक, खाली विलायक नहीं बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे आप, शुद्ध विलायक। इसमें अशुद्धि किसी भी प्रकार की नहीं है। और दूसरा हम देख रहे हैं ये विलयन, क्या विलयन। जैसा अपन देखते हैं ना, पढ़ने वाला स्टूडेंट तो टीचर बोलता है मेरिटोरियस स्टूडेंट, और दूसरा स्टूडेंट बोलेगा, खाली स्टूडेंट नहीं बोलेगा, बोलेगा बदमाशी करने वाला स्टूडेंट, इसलिए पीछे रहे। खाली विलयन नहीं, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, पूरी विशेषता बताना है आपने। विलयन कौन सा, अवाष्पशील विलय युक्त। और ये क्या था, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक, और ये क्या है, कैसे बनाइए, अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाने पर, जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो ये विलयन तैयार हुआ। अब हम देख रहे हैं बेटे, देखो यहाँ पर वाष्प बन रही है, यहाँ पर वाष्प बन रही है। कंडीशन सोचो, जब वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब डालेगी,
वाष्प बनेगी तो क्या करेगी वो, और जब वाष्प दाब डालेगी तो ये जो नीचे वाले अणु हैं ये आसानी से वाष्पीकृत नहीं हो पाएंगे। नीचे से लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, नीचे से लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लेकिन द्रव के अणु वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि वाष्प दाब ज्यादा है, वाष्प दाब ज्यादा है। अब अगर ये वाली कंडीशन हमारी है तो हम देख रहे हैं वाष्प दाब कम है, ताप नीचे से बढ़ा भी देंगे तो भी वाष्प दाब कम है। अरे पढ़ने वाले स्टूडेंट है 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लेते तो भी डिवीजन बना देते हैं, और नहीं पढ़ने वाला है तो 10 मिनट पढ़ेगा मोबाइल चलाने लग जाएगा, फिर 10 मिनट पढ़ेगा 1 घंटा मोबाइल पे गेम खेल लेगा, यानी उसमें सब क्या है, अवाष्पशील विलेय है खोपड़ी में उसके बेटे, तो ये उसकी वाष्प नहीं बनने देंगे, ये उसकी वाष्प नहीं बनने देंगे। अपन जानते हैं अगर एक प्रश्न है आधा घंटा बैठ के पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, और 10-10 मिनट बैठ के पढ़ते हैं उसी प्रश्न को तो बेटे 1 महीने में भी याद नहीं होता, इकट्ठा देना पड़ता है उसको अपने को टाइमिंग की, हाँ एक पूरा सिस्टम बाय सिस्टम अपने को समझ में आया। अदरवाइज क्या होगा कि हमने पढ़ा आधा, कल वापस शुरू करा तो फिर वही पहली लाइन से शुरू करना पड़ेगा उसको, फिर पहली लाइन से शुरू करना पड़ेगा, हम उसके एंड तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो दोनों कंडीशन हमारे सामने है, इसमें वाष्प ज्यादा है तो इसकी अगर साम्य अवस्था बनेगी तो वाष्प दाब ज्यादा रहेगा, और अगर ये है तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वाष्प कम है। कम क्यों है? क्योंकि हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील। अब दिमाग से सोचिए, अगर अवाष्पशील विलेय हम और ज्यादा मिला देंगे, और ज्यादा मिला देंगे, अवाष्पशील विलेय को अगर हमने और ज्यादा मिला दिया तो वाष्प दाब और कम हो जाएगा, वाष्प दाब और कम हो जाएगा। और अगर अपन थोड़ा सा ही विलेय मिलाते तो वाष्प दाब ज्यादा रहता, वाष्प दाब ज्यादा रहता, कम बहुत कम होता, छोटा सा अमाउंट। यानी वाष्प दाब में अगर अपने को कमी करना है तो काय पे डिपेंड करेगा अपना काम, अवाष्पशील। कम मिलाएंगे तो कमी कम होगी, और ज्यादा मिलाएंगे तो कमी अधिक होगी। बेटे यही तो हमारा पहला पॉइंट है, जो अगर आपने ध्यान से सुना समझा तो ये आपको बात समझ में आ गई। वाष्प का दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? एक प्रकार का विलेय पर निर्भर है, कम मिलाएंगे तो कम कमी, और ज्यादा मिलाएंगे तो आपको ये भी पता चल गया वाष्प दाब क्या होता है। जब किसी बंद पात्र में किसी वाष्पशील विलायक को गर्म किया जाता है तो वाष्पन होता है, वाष्पन होता है तो द्रव वाष्प में परिवर्तित होती है। लेकिन एक अवस्था अपन देखते हैं साम्यावस्था वाली आती है, जब नीचे से बनने वाली वाष्प ऊपर जाकर के टकरा करके संघनित हो जाती है, अर्थात वापस द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। जब इन दोनों प्रक्रियाओं की अभिक्रियाओं की दर समान हो जाती है तो उस अवस्था को अपन बोलेंगे साम्यावस्था। इस अवस्था में अंदर की जो वाष्प है उसके द्वारा जो प्रेशर डाला गया द्रव की सतह पर, उस प्रेशर को अपन ने क्या बोला, वाष्प दाब। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से सोच के बताओ, खुले बर्तन में वाष्प दाब ज्यादा रहता है कि बंद बर्तन में वाष्प दाब ज्यादा होता है? अपन पानी को गर्म कर रहे हैं, बंद बर्तन में वाष्प दाब, क्योंकि खुले में तो उस वाष्प को दाब डालने के पहले ही वाष्प क्या हो गई, वहां से उड़ गई। और अगर वाष्प दाब ज्यादा रहेगा तो अपन ने देखा बेटे, वाष्प दाब अगर ज्यादा रहता है तो क्या कंडीशन बनती है, वाष्प दाब ज्यादा है, यहाँ से ये वाष्प का बहुत सारा दाब है तो क्या होगा, कम मात्रा वाष्पन होगा, कम मात्रा में कम मात्रा में वाष्पन होगा। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वाष्पन हो, क्योंकि ऊपर से क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। अपन देख रहे हैं ना बेटे, कहीं पे भीड़ लगी हुई है बहुत सारी, और पुलिस उनको रोकने के लिए आगे रास्ता लगा दिया कि खबरदार जो इसके आगे आए। तो क्या भीड़ प्रार्थना करने जैसी, जनगण मन करने जैसी एकदम चुपचाप लाइन पर खड़ी हो जाएगी? क्या होगा उसमें अंदर? यहाँ पीछे वाले क्या चुपचाप खड़े रहेंगे? यहाँ अपन खड़े हुए, अपने को यहाँ जाना है देखने के, एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ देखना जरूरी है, सड़क पे कोई पड़ा हुआ है, भीड़ लग रही है, तो क्या अपन दूर से ही निकल जाएंगे कि वहां हुआ होगा कुछ? कि इच्छा रहती कि देखें आखिर हुआ क्या, इच्छा रहती है। तो इसकी भी तो बेचारे की इच्छा है यहाँ से कि देखो मैं आगे क्या हुआ, लेकिन आगे तो क्या लगी हुई है, रस्सी लगी हुई है। कहने का मतलब अंदर हलचल
ज्यादा बढ़ गई, धीरे धीरे वो हलचल और बढ़ेगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पुलिस का रास्ता तोड़ करके पब्लिक का निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। होता है कि नहीं होता है जनरल वे में? यही तो अपन देख रहे हैं बेटे जनरल वे में। ये ध्यान से देखो, ये खुला पात्र था, भाप बन रही थी, पात्र को हमने क्या कर दिया, ये रस्सा लगा दिया, अपन रस्सा लगा दिया तो भाप बाहर निकलना बंद हो गई। और इस भाप ने क्या करा, द्रव की सतह के ऊपर प्रेशर डाला, लेकिन नीचे से क्या हो रहा है, ताप बढ़ रहा है। लेकिन इन जल के अणुओं की क्या कंडीशन है, अब ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। हम जानते जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री। 100 डिग्री। 100 डिग्री पर वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर। 100 डिग्री ताप पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ टेम्परेचर हो गया 105, 106, 107, 108। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो आ रहा है, नीचे से गैस बंद थोड़ी की थी, टेम्परेचर तो आ रहा है, लेकिन इन अणुओं का वेपोराइजेशन होना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि ऊपर से क्या पड़ गई, वाष्प की प्रेशर बढ़ गई। और जब वाष्प की प्रेशर बढ़ गई तो वाटर का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो गया, ज्यादा। यही प्रेशर कुकर का सिद्धांत है। क्या है ये, जानते ना, खुले बर्तन में दाल 2 घंटे में सीजती है और प्रेशर कुकर में 10 मिनट। कारण क्या, वेपर प्रेशर, बाहर निकलने की वेपर को जगह नहीं होती। अब जब बाहर निकलने को जगह नहीं तो वेपर सब क्या कर रही, वाटर की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर, जिसके कारण नीचे से टेम्परेचर तो लगातार बढ़ता जा रहा है। वाटर का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री हो जाता है, उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ है वो जल्दी से पक जाते हैं। खुला बर्तन होता तो पानी का ताप 100 से कभी ऊपर नहीं बढ़ता, लेकिन बंद बर्तन है तो पानी का ताप 100 से भी ज्यादा कर दिया अपन ने और पानी बना करके रखा, क्योंकि भाप ने उस पानी को वाष्प में कन्वर्ट नहीं किया। समझ में आ गई आपको? तो बेटे ये पहला पॉइंट हमारा जो हमने देखा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक यानी किससे तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, विलयन की विलायक से। विलयन की 2 डायग्राम अपन ने देखे थे। वाष्प दाब किसका ज्यादा था, विलयन का कि विलायक का? विलायक का, क्योंकि उसमें अवाष्पशील कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विलयन का अणुसंख्या गुणधर्म है, पहले प्रकार का जो हमने देखा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जब भी किसी शुद्ध विलायक को हम विलयन में कन्वर्ट करते हैं, शुद्ध विलायक को विलयन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस कमी को हमने क्या बोला, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो वाष्प दाब किसका ज्यादा रहेगा, शुद्ध, क्योंकि उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं। अशुद्धि से तात्पर्य अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील से क्या तात्पर्य, जो वाष्पीकृत नहीं होता। उदाहरण ध्यान रखना, अपने कुछ सीधे उदाहरण है, तो नमक और शक्कर हमारे घर के पदार्थ है, इनका वाष्पीकरण नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। क्वथनांक का उन्नयन। अभी अपन ने देखा कि पानी को गर्म कर रहे थे, 100 डिग्री पर उबल रहा था। पानी को गर्म कर रहे थे, 100 डिग्री पर उबल रहा था। अब क्वथनांक के लिए क्या कंडीशन होती है, उस कंडीशन को प्रेरित कर लेना। अभी अपन ने देखा पानी को गर्म कर रहे हैं, विलायक को गर्म कर रहे हैं, तो एक वर्ड अपन ने यूज किया था जिसको अपन ने बोला था वाष्प दाब। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव को गर्म कर रहे हैं तो वाष्प दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। द्रव को गर्म कर रहे हैं तो वाष्प दाब, अपन जानते हैं फर्स्ट डिवीजन, जैसे जैसे आप अपने आप को गर्म करते जाओगे, पढ़ाई ज्यादा करते जाओगे, आप 60% पे पहुंच जाओगे। अभी 40, 50, 25 पे ही गर्म करेंगे अपने आप को तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 60% पे पहुंच जाएंगे। तो 60% पे पहुंच जाएंगे यानी कि फिर अपन बोलेंगे कि फर्स्ट डिवीजन में पास हो। 60 से ऊपर है तो क्या बोलेंगे। इसी प्रकार जैसे जैसे पानी को गर्म कर रहे हैं उसका वाष्प दाब क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर ऐसी अवस्था आती है कि उसका वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तभी द्रव उबलेगा, अन्यथा नहीं उबलेगा। कंडीशन है आप 60% लाओगे तभी फर्स्ट डिवीजन में जाओगे, नहीं तो कभी भी नहीं जाओगे। 58, 59.9 पे भी नहीं जाओगे। तो किसी भी द्रव के लिए क्या कंडीशन हो गई, उबलने के लिए क्या कंडीशन हो गई, उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के
बराबर होना चाहिए। अपन जानते दो प्रकार के स्टूडेंट रहते, एक पढ़ने वाला और एक चीठा स्टूडेंट, कम पढ़ने वाला। किसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर जल्दी हो जाएगा, पढ़ने वाले का कि बिना पढ़ने वाले का? और वो फर्स्ट डिवीजन में आसानी से, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो, उसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ है बहुत सारा, वाष्प ही नहीं बनती बेचारे, क्या करे? तो उसका वाष्प दाब कभी उतना बढ़ेगा ही नहीं, वाष्प दाब उसका बढ़ेगा नहीं। यानी कि बेटे देखिए, अपन जानते हैं पानी कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाष्पीकृत उबल जाएगा? तो क्या पेट्रोल के लिए भी 100 की जरूरत पड़ेगी? ज्यादा वाष्पशील है वो तो। पेट्रोल, केरोसिन, ये क्या है? ईथर, ये सब ज्यादा वाष्पशील है, ज्यादा यानी इनका वाष्प दाब ज्यादा है, इसलिए कम टेम्परेचर में ही वो वायुमंडलीय दाब को बरोबर कर लेते हैं। अपन जानते बेटे, आप लोग एमपी बोर्ड के हो, तो दूसरे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के भी पढ़ रहे हैं, बाहर के पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? दिमाग से सोचो, वाष्प दाब किसका ज्यादा, अपना कि उनका? अपन मोटी मोटी चीजें पढ़ते हैं और हर बाल की खाल उतार के पढ़ते हैं, ज्ञान किस में ज्यादा आया? उनमें है। समझ जाओ आप अंतर जो रहता है बेटे वो, है ना? खाली एक क्लास नहीं, शुरू से ही उनका वही चलता है। जिस समय आप एक पुस्तक लेके स्कूल जाते थे, उस समय वो 5 किलो का बस्ता लेके स्कूल जाते थे। होता है कि नहीं होता है ऐसे, है ना? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दो प्रकार के विलयन हो गए, जैसे सरकारी और सीबीएसई अपन देख रहे हैं, वैसे ही अपन देख रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार के विलयन हो गए, कम वाष्पशील, अधिक वाष्पशील। कम वाष्पशील, कम वाष्पशील को रोज डंडे लगाना पड़ेगा तो बेचारे का वाष्प दाब बढ़ेगा, और जो अधिक वाष्पशील है ऑटोमेटिक ही उड़ जाएगा। देखा ना, पता पानी को कटोरे में रखा, पेट्रोल को कटोरे में रख दिया, शाम को आके देखेंगे पानी तो इतना सा कम होगा और पेट्रोल तो पता ही नहीं चल रहा था भी कि नहीं था, क्योंकि वो क्या है? अधिक वाष्पशील दोनों है, अधिक और कम वाष्पशील, दो प्रकार के द्रव है ना? तो ध्यान रखना अपने को, अधिक वाष्पशील द्रव, वाष्प ज्यादा है, वाष्प दाब ज्यादा रहेगा, आसानी से वायुमंडलीय दाब को पार कर जाएगा, आसानी से वायुमंडलीय दाब को पार कर जाएगा, और पार कर गया यानी कि वो उसका क्वथनांक हो गया, कम ताप पर ही उबलने लग गया। और कोई दूसरा द्रव है जिसका वाष्प दाब अगर कम है, वाष्प दाब अगर, तो हमको उसका वाष्प दाब बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसका वाष्प दाब बढ़ेगा और किस लेवल पे पहुंचेगा? ध्यान रखना, जब पॉइंट है बेटे, ये हमेशा ध्यान रखना अपने को, जब तक कोई द्रव उबलेगा नहीं जब तक उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, है ना? अपन जानते हैं जब तक हम अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे 60% नहीं बनेंगे, फर्स्ट डिवीजन नहीं बनेंगे। अब अगर मान लो परीक्षा में हम गए पेपर देने के लिए, 60% की पूरी तैयारी करके गए थे, हमने लिख दिया आधे से ज्यादा पेपर, पेन लीड देने वाला कोई नहीं और हमारा पेन बंद हो गया। खोपड़ी में तो है नॉलेज 60% का, लेकिन अब रिजल्ट 60 का नहीं आएगा। क्यों? प्रभावित हो गए, किसी कारक ने हमको क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया, या हमारे पीछे हमारा बहुत पक्का दोस्त बैठा था, हमको उसकी बहुत दिक्कत थी कि यार बेचारा कहीं ये फेल न हो जाए, उसको नकल कराने के चक्कर में परीक्षक ने हमारी कॉपी भी छीन ली कि ला चल तेरा बहुत हो गया। तो अब हम फर्स्ट डिवीजन बनाने के लायक थे, लेकिन क्या अब हमारा फर्स्ट डिवीजन बनेगा? नहीं बनेगा, हमारा फर्स्ट डिवीजन नहीं बनेगा। हम देख रहे हैं इस वाली कंडीशन में, माना कि 25 अणु है ऊपर, मान लिया अपन, गिन नहीं रहे अपन, एक एक गिनने लग जाओ आपकी, ये तो 24 ही है, 23 ही है। माना कि ये 25 वाष्प के अणु हैं और 25 वाष्प के अणु बनते हैं, तो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, नीचे वाला जो विलायक है वो उबलने लग जाता है, नीचे वाला जो विलायक है वो उबलने लग जाता है। अपन ने कितने माना? वाष्प के कितने अणु हैं? ये भी वही विलयन है जिसमें अपन ने विलायक में अवाष्पशील विलय को मिला दिया। क्या 25 वाष्प के अणु आए? नहीं आए, क्योंकि वाष्प बनी नहीं, अणु तो थे अंदर लेकिन वाष्पीकृत नहीं हो पाए, और जब वाष्पीकृत नहीं हो पाए तो इसका वाष्प दाब कम हो गया, इसका वाष्प दाब ज्यादा था, ये उबल रहा था, ये उबल रहा था, नीचे से टेम्परेचर हम इसको दे रहे हैं और ये बॉइल कर रहा है। क्यों बॉइल कर रहा है? क्योंकि इन अणुओं ने मिलकर के बरोबरी कर ली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। लेकिन अगर अपन ये वाला देख रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे भी उतना ही है,
टेम्परेचर यहाँ पर भी उतना ही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसका वाष्पीकरण कम मात्रा में हो रहा है, क्योंकि अवाष्पशील आ गए, उनकी वाष्प बन ही नहीं रही, वाष्प की मात्रा यहाँ कम हो गई, और वाष्प की मात्रा कम हो गई तो वाष्प दाब कम हो गया। टेम्परेचर उतना ही जितना पहले वाले का था, लेकिन अब ये उबल नहीं रहा, ये उबल नहीं रहा। अभी अपन ने देखा था बेटे, कोई द्रव जिस ताप पर उबलता है उस ताप को क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट की क्या विशेषता है? क्वथनांक पर कौन कौन सी दो चीजें बराबर हो जाती है? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाष्प दाब बरोबरी पर हो जाता है वायुमंडलीय दाब के। तो हम बोलते हैं कि हाँ, ये कंडीशन वह कंडीशन है जिस पर कोई भी द्रव आसानी से उबल सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? तो अब अगर अपन एक एग्जांपल के बारे में सोचे, आप सभी का अनुभव है, चाय सभी ने बनाई हुई घर में? चाय बनाई कि नहीं बनाई? मुंह क्यों खोल रहे बेटे बार बार? हैं? पढ़ाई है बेटे, रोज ऐसे झटके लगेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर मान लो हम चाय उबाल रहे हैं और चाय उफन रही है, दिमाग से सोचना, उफनती हुई चाय में आपने 2 चम्मच शक्कर डाल दी, क्या होगा? क्या ठंडी हो गई? क्या ठंडी हो गई? लेकिन उबलना जादू है बेटे। पढ़ते हैं 12वीं में आकर के, हमने अवाष्पशील विलेय खोल दिया, और जैसे ही अवाष्पशील विलेय खोला, वाष्प दाब क्या हो गया? कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया। ऑटोमेटिक उबलना थोड़ी देर बाद फिर उबलेगी, थोड़ी देर बाद। अब अगर इस विलियन में हम एक तापमापी लगा देते, तो पहले मान लो 100 डिग्री पर उबल रहा था, अब मोर देन 100 शो होगा। अब उसका तापमान 100 से, यानी गर्म चाय अगर उबलती हुई चाय है तो उसका तापमान पानी के क्वथनांक से ज्यादा है, क्योंकि वो चाय विलियन बन रही है, और उस विलियन में क्या घुला हुआ है? और अवाष्पशील विलेय ने क्या कर दिया? वाष्प दाब में कमी कर दी। वाष्प दाब में कमी कर दी तो क्वथनांक को बढ़ा दिया। क्वथनांक क्यों बढ़ा? चाय का ज्यादा, चाय उबलने के पहले ज्यादा था कि शक्कर मिलाने के बाद ज्यादा था? शक्कर मिलाने के बाद ज्यादा हो गया। शक्कर मिलाने के बाद ज्यादा हो गया, क्वथनांक उसका ज्यादा हो गया। कब शक्कर मिला दी अपन ने? उसके कितनी शक्कर मिलाई थी? 2 चम्मच। अगर अपन एक चिमटी भर शक्कर डालते तो क्या वो उबलना बंद होती? नहीं होती। तो क्या उसके वाष्प दाब में कमी होती? अरे हुई तो होगी, पता नहीं चली हमको। हुई तो होगी, पता नहीं चली। 2 दोस्त बात कर रहे थे, एक दोस्त का हाथ दूसरे दोस्त के गाल पे ऐसे टच करके निकल गया, और दूसरे में वही हाथ अच्छा घूमता हुआ टच होके निकला। तो आनंद किस में ज्यादा मिला? जब घूमता हुआ आया था कि जब धीरे से आया था? तो उसी प्रकार से अपन देख रहे हैं कि हमने टच तो हुआ, ये तो पता चला, लेकिन इफेक्ट दोनों में अलग अलग हुआ। शक्कर हमने एक चुमटी डाली, थोड़ी सी डाली, या 2 चम्मच डाली तो सही, प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन एक तरफ इतना कम प्रभाव हुआ कि पता ही नहीं चला। पक्के दोस्त ने खाली एक ऑब्जेक्टिविटी पाया एग्जाम में, मजा नहीं आया। पूरा 4 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न होता तो अपन उसको पार्टी भी देते बाद में। एक ऑब्जेक्टिव की क्या पार्टी दो उसको? देंगे क्या? क्या वैल्यू का बड़ा काम कर दिया 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव अगर उसने नकल करवा भी दिया तो बेटे देखिए, क्वथनांक में वृद्धि, उन्नयन में वृद्धि क्यों हो गई? क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म है। कम शक्कर डाली तो डेफिनेटली क्वथनांक बड़ा होगा, लेकिन कितना? 0.12 वाला। लेकिन 2 चम्मच डाल दी, 3 चम्मच डाल दी, 4 चम्मच डाल दी, जितना ज्यादा डालेंगे क्वथनांक उतना ज्यादा बढ़ेगा। यानी जो क्वथनांक है एक प्रकार का क्या है, वो उस पे डिपेंड करेगा बेटे, है ना। ठीक इसका उल्टा हिमांक का अवनमन, हिमांक में कमी कर देना, हिमांक में कमी कर देना। हम जानते हैं हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव फ्रीज हो जाता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस हो जाता है। जैसे फ्रीज में अपन ने पानी को रख दिया, तो जो फ्रीजर रहता है, जो आजकल मॉडिफाइड मॉडर्न फ्रीजर है, उनके बाहर टेम्परेचर भी लिखा हुआ रहता है, अंदर का टेम्परेचर कितना, अंदर का टेम्परेचर कितना है, ये फ्रिज के बाहर लिखा हुआ रहता है। कोल्ड स्टोरेज रहते हैं बड़े बड़े, जहाँ पे सब्जियों को, फलों को स्टोर करके रखा जाता है, वहां पे भी एक टेम्परेचर रहता है, लिखा हुआ रहता है।
कहीं एसी लगा हुआ देखा हुआ हो, उसमें भी एक घड़ी चलती रहती टेम्परेचर की, 16 डिग्री, 15 डिग्री, 14 डिग्री, 12 डिग्री, 23 डिग्री, 26 डिग्री। बैंकों में जाके देखते हैं ना, पर कई जगह एसी लगे रहते हैं बड़े बड़े, उनमें टेम्परेचर लिखा हुआ रहता है। तो हम देख रहे हैं कि हिमांक वह ताप है जिस ताप पर कोई द्रव बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे पानी का हिमांक 0 डिग्री है, पानी का हिमांक, और 0 डिग्री अगर वाटर का टेम्परेचर आता है तो हम बोलेंगे पानी कहाँ में बदल जाता है, बर्फ में। आप जानते हैं ठंड के दिन में पाला पड़ता है, पाला यानी बर्फ। खेतों में पौधों के ऊपर बर्फ की लेयर जम जाती है, पानी की बूंदें जम जाती है और पौधे गल जाते हैं। उस अवस्था को बोलते हैं पाला पड़ना। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, जिससे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पानी को हमने 0 डिग्री तक ठंडा कर दिया तो हमने देखा कहाँ में बन गया, वो बर्फ में बन गया। आपको ये भी पता होना चाहिए, पुरानी क्लास की चीज बतला रहा हूं मैं आपको, पानी का सूत्र क्या है और बर्फ का सूत्र क्या है। पीछे आप बतलाइए बेटे, बर्फ का सूत्र आप बतलाओ बेटे। H2O। सबका H2O ही है, वही तो है चीज, H2O H2O। पानी का सूत्र भी H2O है और बर्फ का भी, लेकिन हम जानते हैं बर्फ हल्की होती है, पानी के ऊपर तैरती है। शरबत के गिलास में अगर बर्फ का टुकड़ा डालते तो डूबता नहीं है वो, तो ऐसा कुछ अलग हो गया, वो आयतन बढ़ जाता है, इसलिए बर्फ हल्की हो जाती है, आयतन बढ़ जाता है। बर्फ बनाते हैं पानी से तो उसका आयतन बढ़ जाता है, ध्यान रखना अपने को। तो अगर पानी का टेम्परेचर हिमांक 0 डिग्री हो गया तो आयतन बढ़ जाएगा। अगर एक कांच की बोतल में पानी भर दिया जाए ऊपर तक और उसमें कार्क का ढक्कन लगा दिया जाए, काय का, कार्क का ढक्कन, लकड़ी का ढक्कन, जैसा लेबोरेटरी में रहते हैं ना केमिकल की बोतल के ऊपर, देखना वैसा ढक्कन लगा करके अपन उसको एयर टाइट बंद कर दिया और फ्रिज के अंदर फ्रीजर में रख दिया, जैसे ही बर्फ बनेगा बॉटल फूट जाएगी। जैसे ही बर्फ बनेगा बॉटल, क्यों, क्योंकि बर्फ का आयतन ज्यादा होता है और कांच तो फैलता थोड़ी है, प्लास्टिक थोड़ी है, वो क्या करेगा, वो बोतल को तोड़ देगा। तो अपन जानते हैं कि मोटर वाहनों में भी कार के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर लगा हुआ होता है, जिसमें पानी भरते हैं बड़े वाहनों, क्या भरते हैं उसमें। और अगर मान लीजिए वो बेचारा व्यक्ति कार लेकर के कहीं कश्मीर वश्मीर चला गया जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री, लेह लद्दाख, सुने नाम की नहीं सुने ये कश्मीर प्रांत के जगह है ये लेह और लद्दाख, वहाँ टेम्परेचर -25 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री, -40 डिग्री, इतना ठंडा रहता है। तो वहाँ कार के इंजन में जो पानी भरा था रेडिएटर में, वो बर्फ में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और अगर वो बर्फ में बदलेगा तो आकार बर्फ का क्या रहता है, ज्यादा रहता है, रेडिएटर की नलियों को क्या कर देगा, वो तोड़ देगा। तो वहां पर पानी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मिला दिए जाते हैं जो पानी के हिमांक को कम कर देते हैं, हिमांक अवनमन, पानी के हिमांक को, कि अब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर हो गया तो भी पानी बर्फ में परिवर्तित नहीं होगा। तो हिम क्वथनांक उन्नयन देखा था अभी अपन ने, जब अवाष्पशील विलेय को मिला जाता तो क्वथनांक बढ़ गया, इसलिए अपन ने क्या बोला, ये क्या है, विलयनों का अणु संख्या गुणधर्म। इसी प्रकार हमने देखा कि अगर पानी के अंदर अपन ने कुछ ऐसे केमिकल मिला दिए जिन्होंने उसके हिमांक को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो अब अपन देखेंगे कि ये विलायक जो जल है ये अब 0 डिग्री से भी कम डिग्री सेल्सियस पर जाकर के ही बर्फ में परिवर्तित होगा। तो मिलाना पड़ा कुछ यहाँ पे भी अपने को, क्या मिलाया अपन, कुछ न कुछ अणु मिलाए, कुछ न कुछ अणु हमने, कोई विलय अपन ने बोला यहाँ पर भी अवाष्पशील। तो बेटे पहला पॉइंट समझ में आ गया, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन अणु संख्या गुणधर्म है। दूसरा समझ में आ गया, क्वथनांक बढ़ा था, क्यों, क्योंकि अपन ने उबलती हुई चाय में शक्कर को डाल दिया था। इसी प्रकार अपन ने देखा पानी को बर्फ में परिवर्तित नहीं होने दिया, क्योंकि इसमें अपन ने किसी पदार्थ को डाल दिया, है ना। जैसे फेरिक क्लोराइड एक ऐसा लवण होता है जिसको डाल देते हैं अगर जल में, तो जल का तापमान -17 डिग्री सेल्सियस तक भी बर्फ में उसको कन्वर्ट नहीं होने देता, फेरिक क्लोराइड। आगे आते हैं अब अपन देखते हैं विलयन का प्रसरण दाब।
विलयन का परासरण दाब। यह परासरण दाब भी क्या है? एक प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म है। सीधा सा एग्जाम्पल इसका अपन समझ सकते हैं कि जब अपन खीर बनाते हैं घर में तो उसमें किशमिश डालते हैं, दाग, तो दाग कैसी रहती है? सिकुड़ी हुई रहती है। और दूध में उसको छोड़ दिया अगर अपन ने थोड़े बहुत 1 घंटे 2 घंटे तक, और उसके बाद में देखेंगे तो वो वैसी सिकुड़ी हुई दिखेगी, फूल गई। क्यों फूल गई? परासरण दाब के कारण। क्यों फूल गई? क्योंकि किशमिश को खाते हैं तो कैसी लगती है? मीठी। यानी उसके अंदर शक्कर का गाढ़ा घोल भरा हुआ है, और उस शक्कर के गाढ़े घोल ने बाहर से पानी को खींच लिया, तो उसका आकार क्या हो गया? फूल गया। अगर वो बाहर से पानी को नहीं खींचती तो वो वैसे ही सिकुड़ी हुई दिखती। कहने का मतलब उसकी सांद्रता ज्यादा है, उसके अंदर जो विलय है, किशमिश के अंदर शक्कर जो विलय है वो अणुसंख्यक गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा है, और ये परासरण दाब को प्रदर्शित कर रहा है। अब यदि एक फुली हुई किशमिश को अपन ने निकाला और एकदम अपन ने 1 गिलास पानी में 2-4 चम्मच नमक घोल करके उसमें उस किशमिश को डाल दिया, तो 1 घंटे में वापस से सिकुड़ जाएगी। यानी उसका जो पानी अंदर आया था, पानी वापस का चल गया। क्यों? क्योंकि अब बाहर सांद्रता क्या करती है अपन ने? ज्यादा करती है। बात समझ में आई है आपको? तो बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 पॉइंट है पूरे सिलेबस में। हमको इन्हीं 4 पॉइंटों को आगे डिटेल करके देखते हैं। अलग अलग जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं इन्हीं 4 पॉइंट के आधार पर वो बनते हैं। तो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर या कणों पर या मोलों पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और विलयन का परासरण दाब। ठीक है।